अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल का सीज़न 2। और इस नावल की फरमाइश हमसे की है रेड रोज़ ने। नावल का नाम है तेरे जैसा यार कहाँ। मुसन्निफ़ा है महरीन सईद। सीज़न 2 एपिसोड 1। वो चारों आहिल के सामने हाथ बांधे खड़े थे। खड़े तो यूं थे जैसे उनसे मासूम कोई इस दुनिया में हो ही ना। आहिल गार्डन में चक्कर लगाते अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। हुमैन शायान अफंदी ने कनखियों से साथ खड़े अपने 7 साला कज़न अमार आहिल अफंदी को देखा, जो कि आहिल की तरह ही संजीदा सा खड़ा था। उसकी संजीदगी और गुस्सा उसे उसकी उम्र से बड़ा दिखाते थे। और फिर हुमैन की नज़र अपनी दूसरी तरफ खड़े अरसिम आहिल अफंदी पर पड़ी, जो आहिल को गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाते देखकर अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। हुमैन ने उसे देखते सर झटका। इतनी सीरियस सिचुएशन में भी अरसिम आहिल अफंदी के दांत अंदर नहीं जा रहे थे। और फिर हुमैन की नज़र अरसिम के साथ खड़ी मिनाल अफंदी पर पड़ी, जो कि अपने डैड को गुस्से में देखकर ही सहमी खड़ी थी। हुमैन को बेसाख्ता उस पर तरस आया था। वो जानता था वो कितनी हसास थी तो वह अरसिम के साथ जुड़वा, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आहिल ने गार्डन में रखी गई कुर्सियों में से एक कुर्सी उन चारों के आगे रखी और उस पर बैठ के अपना पैर दूसरे घुटने पर रख लिया। अब वो चारों को घूर रहा था कि वो अपने कारनामे पर रोशनी डालें, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए उसने अमार की तरफ देखते बात का आगाज़ किया। क्यों मारा उस लड़के को तुम लोगों ने? आहिल के पूछने पे अमार ने उसकी तरफ देखा। उसने डोल को मारा था, अमार ने सुकून से जवाब दिया। उसका सुकून आहिल को हजम नहीं हुआ। वो अरमान अहमद जैसा था, हमेशा आहिल का सुकून बर्बाद कर देने वाला। जबकि लफ्ज़ डोल पे अरसिम आहिल अफंदी के माथे पे लकीरें वाज़ेह हुईं। डोल नहीं ब्रो, चुड़ैलों की महारानी बोले, अरसिम बड़बड़ाया। उसकी बड़बड़ाहट सिर्फ इतनी थी कि अमार और हुमैन सुन सकते। आहिल तक उसकी आवाज़ नहीं गई थी। अमार ने उसकी बात पर उसे घूरा। बात प्यार से भी हो सकती थी, आहिल ने हुमैन को देखते कहा। प्यार से ही बात करने गए थे, वो बिगड़ा और फिर हमारे दिमाग भी। हुमैन ने आराम से दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते जवाब दिया, जैसे वो तो किसी गैंगस्टर्स के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों। आहिल को समझ नहीं आई वो सामने खड़े बच्चों को कैसे समझाए। उसने मिनाल को देखा, जिसके चेहरे पर अब 12 बजे थे। हमेशा की तरह वो कारनामे में हिस्सा ले लेती थी, लेकिन अपने डैड की नाराज़गी से डरती थी। यू डिसअपॉइंटेड मी, आहिल ने मिनाल की तरफ देखकर मायूसी से कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। मिनाल ने आहिल की बात पर बेबसी से उन तीनों की तरफ देखा जो सुकून से खड़े थे, लेकिन मिनाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। हुमैन उसे तसल्ली देने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो गुस्से से अंदर की तरफ बढ़ गई। पीछे उन तीनों ने सुकून से उसे अंदर जाते देखा। वो जानते थे अब आहिल को मनाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं था। वो अपने कमरे में लैपटॉप पे काम कर रही थी। बेड पर लैपटॉप रखे, एक टांग का घुटना मोड़ के लैपटॉप के सामने रखे, दूसरी टांग बेड से नीचे किए वो तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। गाहे बगाहे वो खुद पर नजर कुछ फासले पर बैठे अपने बच्चों पर भी डाल रही थी। हुरैन और जुहान कालीन पर बैठे थे। हूर जुहान को टॉयज पजल समझा रही थी। ये देखो यहाँ ये आएगा, ओके। 5 साल की हुरैन अपने 1 साल के भाई को बड़ों की तरह लेक्चर दे रही थी, जबकि जुहान नासमझी से उसे देख रहा था। माही हूर को देखती मुस्कुराई। तभी गाड़ी का मखसूस हॉर्न सुनाई दिया। हूर और माही ने एक दूसरे को देखा। माही ने मुस्कुराते ज़ेरे लब कहा, डैड, जबकि हूर ऊंची आवाज़ में कहती बाहर की तरफ दौड़ी। माही ने जुहान को उठाया और खिड़की तक आई, जहां वो हमेशा की तरह ब्लैक डिनर सूट में कोट को कंधे पे लटकाए दूसरे हाथ से चाबी ड्राइवर की तरफ फेंक रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था माही खिड़की में खड़ी है। वो मुस्कुराता अंदर की तरफ बढ़ा, जहां हुरैन भागती सीढ़ियों से उतरती उसकी तरफ आ रही थी। बी केयरफुल प्रिंसेस, अरमान ने उसे तेजी से भागते देखकर कहा। जबकि वो भागती उसके करीब आई तो अरमान ने झुककर उसे उठाया। वक्त अरमान अहमद की वजाहत को नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। वो आज भी हमेशा की तरह डैशिंग लग रहा था। वही मिस्ड यू, हूर ने उसकी पेशानी पर बोसा देते कहा तो वो मुस्कुराया। काम के सिलसिले में वो 1 हफ्ते के लिए अपने डैड के पास आउट ऑफ कंट्री गया था। डैड मिस्ड यू टू, अरमान ने भी उसके गाल चूमते प्यार से कहा। तब तक माही भी सीढ़ियों से उतरती अरमान की तरफ बढ़ रही थी। गैराज में कोट अरमान अहमद के कंधे पे था, अब उसने पहना हुआ था। माही ने मुस्कुराहट दबाई।
वो जानती थी कि वो उसने कोट क्यों पहना था। अरमान ने माही को देखा जो कि लान के सूट में दुपट्टा गले में डाले, पोनीटेल करके बाल कंधे पे एक तरफ डाले, एक साइड पर जोहान को उठाए उसकी तरफ बढ़ी। अरमान ने आगे बढ़ के जोहान को उसकी गोद से लिया और प्यार किया। एक बाजू पे हूर को उठाए, दूसरे पे जोहान को। वो माही का दिल धड़का गया। उन तीनों को देखते माही ने दिल ही दिल में उनका सदका उतारा। वो आफंदी हाउस के लाउंज में बैठे थे। आगा जान तो अपने कमरे में ही थे, क्योंकि उनकी सेहत अब कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो वो कम ही कमरे से निकलते थे। आहिल और शायान अफंदी के बिजनेस संभालने के बाद मिस्टर जहांजेब और मिस्टर सिकंदर ज्यादातर घर पर ही रहते थे। अब भी वो दोनों काम के सिलसिले में बाहर गए थे और मिसेस जहांजेब, मिसेस सिकंदर, आसिया अफंदी, नूर और नैना किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। लाउंज में इस वक्त आहिल और शायान सिंगल सोफे पे एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में बैठे थे। आहिल अखबार पढ़ रहा था और उसकी बाएं तरफ डबल सोफे पर अमार, हुमैन और अरसिम आहिल को देख रहे थे, जो कि चेहरे पर संजीदगी तारी किए बुरी तरह उन्हें इग्नोर कर रहा था। शायान भी लैपटॉप पे मेल्स चेक कर रहा था। उसने नज़र उठा के आहिल के चेहरे पर संजीदगी और उसकी दाएं तरफ बैठे बच्चों के चेहरे पर बेचारगी देखी तो गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने अरसिम की तरफ देख के अबरू उचकाते पूछा, क्या हुआ? वो अब शायान की तरफ मतवज्जा थे और अब इशारों से बात हो रही थी। आहिल जानबूझकर ऐसे बना रहा जैसे वह लाउंज में अकेला बैठा हो। अरसिम ने कनखियों से आहिल को देखते शायान की तरफ झुक के बताया, डैड नाराज हैं। शायान ने आहिल की तरफ देखा और फिर उनकी तरफ देखते सरगोशी में ही पूछा, क्यों? उन तीनों बच्चों ने आहिल को देखा और फिर शायान को। इस बार हुमैन ने इशारा किया, यहाँ नहीं। शायान समझ गया कि वो आहिल की मौजूदगी में बता नहीं सकते। कॉन्फ्रेंस रूम। इस बार अमार के लब हिले थे और शायान ने ओके का इशारा दिया। टाइम? हुमैन ने मीटिंग का वक्त पूछा तो अमार और अरसिम ने भी शायान की तरफ देखा। डिनर के बाद। शायान ने फिर सरगोशी की। तीनों सर हिला के रह गए, जबकि अखबार के पीछे आहिल के लब मुस्कुराए। उसने नफ़ी में सर हिलाया। वो आज भी शायान के ड्रामों से वाकिफ था। डिनर के बाद वो कमरे में आया। वो जानता था तीनों बच्चे उसका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वो नैना को देखने आया था, जो कि हमेशा की तरह कमरे से गायब थी। शायान ने लंबा सांस खारिज किया। उसकी हसरत ही रह जानी थी कभी वो कमरे में आता तो नैना उसका इंतजार करती पाई जाती। वो मायूसी से किचन की तरफ बढ़ा, जहां आसिया अफंदी, मिसेस जहांजेब और मिसेस सिकंदर कुर्सियों पर बैठी थी और नूर चूल्हे के पास खड़ी नूरा को कुछ हिदायत दे रही थी। शायान ने सारे किचन में निगाह दौड़ाई तो निगाह नैना अफंदी पे जा रुकी, जो फ्रिज से दूध निकाल रही थी। इमल के फीड का वक्त हो रहा था। कुछ चाहिए शायान? मिसेस जहांजेब ने मुस्कुराहट दबाते उससे पूछा। वहां मौजूद हर फर्द जानता था कि वह नैना अफंदी के लिए किचन तक का सफ़र करके आया है। मेरी एक अदद इकलौती बीवी मोहतरमा है यहाँ, वो चाहिए। शायान ने नैना को अपनी नज़रों के हिसार में लेते कहा तो नैना, जो कि दूध गर्म कर रही थी, उसे उसकी बात पर घूरी से नवाजा, लेकिन वो ढीठ बना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहा। जबकि तीनों खवातीन ने उसकी बात पे अपनी मुस्कुराहट दबाई और नूर ने दूसरी तरफ मुंह करके अपना कहकहा रोका। इससे पहले कि उनमें से कोई बोलता किचन में आहिल दाखिल हुआ। वो भी डायरेक्ट नूर को मुखातिब करता सब उसे मुस्कुराती नज़रों से देखने लगे। नूर जल्दी से अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ गई। आहिल ने नासमझी से वहां मौजूद सबको देखा। तुम्हें भी अपनी बीवी चाहिए क्या? मिसेस सिकंदर ने मुस्कुराहट दबाते आहिल से पूछा तो वह गड़बड़ा गया। इस दौरान नैना दूध और फीडर लेके किचन से चली गई और शायान भी अपने बालों पे हाथ फेरता उन सबको देखता उसके पीछे ही किचन से निकला। नहीं तो वो मैं तो आहिल को ना जाने क्यों शर्म आ गई और वह बहाना सोचने लगा। हाँ, मैं तो पानी पीने आया था। आहिल ने फ्रिज की तरफ जाते बहाना बनाया और उसके शर्माने पे नूर दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुराई। आहिल ने पानी का गिलास मुंह को लगाते हुए नूर को देखा। अब वो उन तीनों खवातीन की मौजूदगी में नूर को कमरे में आने का नहीं कह सकता। शायान बेशरम हो सकता है, आहिल अफंदी नहीं। वह नूर की तरफ देखता किचन से निकल गया। पीछे नूर ने उन तीनों की तरफ देखा जो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रही थी। जाओ जी, उन्होंने एक जुबान होकर नूर से कहा तो वह शर्माती मुस्कुराती आहिल के पीछे किचन से निकली। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। माही भी पीछे ही दाखिल हुई थी। अरमान मुस्कुराता उसकी तरफ पलटा। माही आगे बढ़ी और उसका कोट उतारने लगी। माही ने कोट उतार के अलमारी के बाहर ही टांग दिया और अरमान खिड़की से बाहर लान में खेलते हुए हुरैन और जोहान को देखता मुस्कुराया। और जोहान को चलने में मदद दे रही थी और पास ही मुलाजमा खड़ी थी। अरमान पलटा और माही सोफे पर बैठी थी। वो उसके पास बैठ गया। माही ने अरमान के कंधे पे सर रख लिया। मुझे मिस किया? अरमान ने माही से पूछा। क्या मतलब, मिस भी करना था क्या? माही ने उसके कंधे से सर उठाते अपनी मुस्कुराहट दबाते अरमान से पूछा।
अरमान उसे देखता मुस्कुराया। वो जानता था कि अगर उसने मिस किया भी हुआ तो वो कभी भी नहीं मानेगी। मैंने बहुत किया, अरमान ने उसे देखते कहा तो माही की आंखों की चमक बढ़ गई। हूर और जोहान को? अरमान ने उठते अलमारी से अपने कपड़े निकालते अपना जुमला पूरा किया। माही की मुस्कुराहट सिमटी। वो कपड़े लेता वाशरूम घुस गया। माही ने उसकी पुश्त को घूरी से नवाजा। अरमान के लब मुस्कुराए। ऐसे तो फिर ऐसे ही सही। वो इमल को फीड करवा रही थी। 1 साल की इमल शायान आफंदी नैना की गोद में फीड करते नैना जैसी बड़ी और खूबसूरत आंखों से कुछ फैसले पे बैठे अपने शाहकार डैड शायान आफंदी को घूर रही थी और शायान नैना को देख रहा था। बेटी बाप को और बाप बेटी की माँ को देखने में मसरूफ था और नैना को तो अब शायान की नज़रों की आदत सी हो गई थी। शायान थोड़ी देर बाद उठा और बाहर की तरफ बढ़ गया। उसे अमार लोगों के साथ मीटिंग करनी थी। नैना ने उसकी पुश्त देखते अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ रहा था जब उसने आहिल के नंबर पर मैसेज किया और कमरे में दाखिल हो गया जहां 4 साला अरसिम इस तरह की कैफियत में चक्कर लगा रहा था। अमार आहिल अफंदी के बेड के किनारे बैठा था और हुमैन शायान अफंदी सुकून से दीवार के साथ टेक लगाए दोनों हाथ पैंट की पॉकेट्स में डाले हुए खड़ा था। दूसरी तरफ अपने कमरे में बेड पे दराज आहिल ने शायान के मैसेज के आते ही लैपटॉप अपने गोद में रखा और कॉन्फ्रेंस रूम लाइव उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर शो हुआ। आहिल कमरे में अकेला था। उसने गोद में लैपटॉप रखा, टांगे बेड की बैग से लगाई और मोबाइल पर अरमान अहमद को मैसेज किया। टोल से पूछ लेना आज स्कूल में क्या हुआ। अरमान को मैसेज सेंड करके उसने मोबाइल साइड पर रखा और स्क्रीन की तरफ मतवज्जा हुआ। अरमान अपने कमरे में ब्लू जीन्स पे ब्लू टी शर्ट पहने हूर के साथ बेड पर बैठा था जब उसने आहिल का मैसेज देखा। ओके का रिप्लाई करते वो हूर की तरफ मतवज्जा हुआ। वो और हूर कमरे में चक्कर लगाती माही को देख रहे थे जो जोहान को गोद में लिए इधर से उधर चक्कर लगाते सुला रही थी। आज स्कूल में क्या हुआ प्रिंसेस? अरमान ने माही की तरफ देखते ही सरगोशी में हूर से पूछा। हूर ने चौंक के गर्दन मोड़ के अरमान को देखा। बड़े पापा को स्पाई होना चाहिए था। हूर ने गर्दन सीधी करते माही को देखते आहिल अफंदी के बारे में पेशन गोई की क्योंकि वो कारनामा बाद में सर अंजाम देते थे और आहिल अफंदी तक खबर पहले पहुंच जाती थी। अरमान उसकी बात पे हल्का सा मुस्कुराया। वैसे वो सही कह रही थी। दूसरी तरफ शायाना बेड के किनारे पर बैठा था और अमार, अरसिम और हुमैन तीनों उसके सामने खड़े अपना कारनामा बता रहे थे। आप जानते हैं हम बिला वजह किसी से पंगा नहीं लेते। अमार ने संजीदगी से सामने बैठे शायान को मुखातिब किया। शायान ने इस बात में सर हिलाया। और हमसे पंगा लेने वाले को हम छोड़ते नहीं। हुमैन ने अमार की बात को आगे बढ़ाया तो शायान ने अपने 5 साला बेटे को देखा। वो कहीं से भी शायान का बेटा नहीं लगता था। कम से कम इतनी शरीफ औलाद शायान अफंदी की नहीं हो सकती। अगर अरसिम और हुमैन की पैदाइश में 1 साल का फ़र्क ना होता तो सब समझते कि वो दोनों एक्सचेंज हो गए हैं क्योंकि अरसिम को शायान का बेटा होना चाहिए था। अरसिम जो कि हुमैन के साथ खड़ा था धप से शायान के पहलू में बेड पर बैठा गर्दन मोड़ के शायान को देखता हुआ बोला, हमने शराफत का मुजाहरा करते उस लड़के को छोड़ दिया था। अगली बार हमसे पंगा लेगा तो। अरसिम ने बबलगम चबाते शायान को देखते अधूरा जुमला छोड़ा तो शायान की नज़र सामने दीवार पर लगे कैमरे पर बेसाख्ता पड़ी। अपने कमरे में लैपटॉप के आगे बैठे आहिल अफंदी ने अपने होनहार बेटे की धमकी पर पहलू बदला। अरमान अहमद के कमरे की तरफ चलें तो माही बेड से थोड़े से फासले पर पड़े काट में जोहान को लिटा रही थी जो कि सो चुका था और हूर माही की तरफ देखते ही अरमान को आज के बारे में बता रही थी। वो लड़का हमारा क्लास फेलो है, उसे हमारे ग्रुप में शामिल होना था। हूर ने अरमान से कहा। हाँ तो क्या मसला है, उस बेचारे को अपने ग्रुप में तुम लोग कर लो शामिल। शायान ने उन तीनों को देखते हल पेश किया। पहली बात, हमारे ग्रुप में किसी 8वें की गुंजाइश नहीं है, अमार बोला था। अपने कमरे में बैठे आहिल ने उसकी बात पर उनके ग्रुप के नाम गिने। हूर, अमार, अरसिम, हुमैन और मिनाल। वो तो 5 थे, तो 2 और कौन थे? आहिल ने जल्दी से मोबाइल उठा के शायान को मैसेज किया। शायान जो कि सामने खड़े अमार की बात सुन रहा था आहिल का मैसेज पढ़ने के बाद बोला, तुम लोग तो 5 हो ना? आहिल ने इसीलिए मैसेज किया था क्योंकि शायान अफंदी इस बात पे गौर करता उम्मीद नहीं थी। उसे तो मिर्च मसाला लगा के अपने बच्चों का कारनामा सुनने में दिलचस्पी थी। जोहान और इमल भी। हुमैन ने शायान की बात का जवाब दिया तो आहिल ने लैपटॉप की स्क्रीन देखते ओ कहा। मतलब वो 1 साल के जोहान और इमल को भी अपने ग्रुप का हिस्सा मानते थे। अब तो वाकई किसी और की गुंजाइश नहीं थी। आहिल उनसे मुत्तफिक हुआ, लेकिन उस लड़के को क्यों मारा था? अभी ये सवाल उसके जहन में था। उसने अपना फोकस लैपटॉप की स्क्रीन पर किया जहां अब अरसिम आहिल अफंदी चक्कर लगाते कारनामा गोश गुजार कर रहा था। हमने पहले उसे प्यार से समझाया कि हमारे ग्रुप में किसी और की गुंजाइश नहीं, फिर भी वो नहीं माना तो हमने दरिया दिली का मुजाहरा करते उसे अपने ग्रुप के कोने में थोड़ी सी जगह दे दी।
अरसिम कमरे में चक्कर लगाते शायान को देखते बता रहा था, जबकि हुमैन और अमार सुकून से सोफे पर विराजमान थे। क्योंकि अरसिम बोल रहा है तो ना वो किसी को बोलने देगा और ना ही ज़रूरत थी। शायान गौर से सुन रहा था। उसने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मतलब हम में वो लड़ाई करवाना चाहता था। आप जानते हैं हम चैंपियंस कितने अच्छे हैं। उसकी बात पे हुमैन और अमार ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो अब मुबालगा आराई से काम ले रहा था। हमने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन आज इतना कह के वो रुका और शायान की तरफ देख के लंबा सांस खारिज किया। लैपटॉप की स्क्रीन देखते आहिल ने फिर से पहलू बदला। वो सीधी बात क्यों नहीं करता, अमार और हुमैन की तरह? कहानियां डालना ज़रूरी है क्या? लेकिन अब अरसिम को कौन समझाए? आज अरमान, जो कि हूर को बहुत गौर से सुन रहा था, तो हूर ने भी लंबी सांस खारिज की। आज उसने मुझे मारा और नाम अरसिम पे लगा दिया, हूर ने अरमान को देखते बताया। अरमान हैरान हुआ था। कमरे में अब वो दोनों ही थे। जुहान काट में सो रहा था और माही किचन समेटने गई थी, इसलिए अब वो आसानी से बात कर रहे थे। और फिर हमने उस लड़के को अच्छा खासा सबक भी सिखाया और हमारे ग्रुप से 10 कदम दूर रहने की ताकीद भी की, अमार ने शायान को बताया था। आहिल लैपटॉप को देखता मुस्कुराया। हमेशा की तरह चैंपियंस, ये नाम अमार ने अपने ग्रुप को दिया था। यहाँ भी ठीक थे। आहिल पुरसकून हो गया, वरना जब प्रिंसिपल ने उसे कॉल करके बताया तो उसका दिमाग ही घूम गया था। लेकिन फिर भी हमेशा की तरह उसने अक्लमंदी से काम लिया था। बच्चों पे वो थोड़ी सख्ती करता था और उसने शायान को बच्चों के करीब होने दिया। और फिर कॉन्फ्रेंस रूम में उसने कैमरा लगवा दिया। अगर चैंपियंस तेज थे तो वो भी उनके ही वालिदैन थे। शायान को इस कमरे में वो हर बात बताते। इस तरह आहिल को भी पता चल जाता। अब तो डैड हमसे नाराज़ नहीं होंगे ना? अमार ने कैमरे की तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराते कहा। तो अपने कमरे में आहिल हैरान रह गया और लंबी सांस खारिज की। मतलब अमार आहिल अफंदी को पता था कि इस कमरे में कैमरा है। आहिल लैपटॉप की स्क्रीन देखता मुस्कुराया और ज़ेरे रब बोला, माई चैंपियंस। माही जुहान को गोद में लिए डाइनिंग टेबल कुर्सी पे बैठी थी। साथ वाली चेयर पे हुरैन नाश्ता कर रही थी। माही जुहान को सिरिला खिला रही थी। जब अरमान तैयार होकर अपना कोट बाजू पर डाले, माही लोगों की तरफ बढ़ा। माही और बच्चों को देख के उसने मुस्कुराहट पास की और सलाम किया। अरमान सरबराही कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा। माही ने जुहान को अपनी वाली कुर्सी पर बिठाया और हूर के बैग में लंच बॉक्स रखते बोली, हूर आप आज वापसी में मीनार लोगों के साथ अफंदी हाउस चली जाना। मामा आपको वहाँ से पिक कर लेंगी, ओके? हूर, जो कि जुहान का मुंह टिश्यू से साफ कर रही थी, उसकी बात पे बोली, ओके। अरमान नाश्ता करने के बाद खड़ा हुआ और कोट माही की तरफ बढ़ाया। माही ने टिश्यू से हाथ साफ करते कोट पकड़ा और उसे पहनाना शुरू किया तो हूर ने मुस्कुराते अपनी आंखों पे हाथ रख लिए। अपनी आपी को देखते नन्हे जुहान ने भी अपनी आंखों पे हाथ रखे थे। अपने लाडलों को देखते अरमान अहमद ने लब दांतों तले दबा के मुस्कुराहट रोकी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, नजर नूर पर पड़ी, जो कि बेड के करीब खड़ी रोहासी शक्ल लिए हाथों को मसलती आहिल को कमरे में आते देख रही थी। आहिल ने उसके साथ खड़े अरसिम को देखा और लंबा सांस खारिज किया। अगर अरसिम भी यहाँ मौजूद था तो मतलब कुछ गड़बड़ थी। अरसिम अपना एक पांव फर्श पर रगड़कर नक्शो निगार बना रहा था, जबकि दोनों हाथ पीछे कमर पर बांधे थे। आहिल ने लैपटॉप बैग सोफे पर रखा और अपने लाडले और नूर की तरफ बढ़ा। आहिल, नूर ने उसे बेबसी से पुकारा और अरसिम ने भी दुनिया भर की मासूमियत चेहरे पर तारी करते आहिल को देखा। अब क्या हुआ? आहिल ने बेचारे लहजे में नूर से पूछा। अरसिम ने मेरे हिस्से की चॉकलेट खा ली है, नूर ने मुंह के जाविये बनाते अरसिम को देखकर कहा। डैड, वो मेरे हिस्से की थी, मॉम अपनी खा चुकी हैं। अरसिम ने भी जल्दी से दलील दी। झूठ मत बोलो अरसिम, नूर ने अरसिम की तरफ देखते घूरी से नवाजते कहा। मैंने खुद आपको खाते देखा था। अरसिम भी नूर का ही बेटा था। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नूर ने इस बार आहिल को दरमियान में घसीटा। डैड, और अरसिम ने आहिल को अपनी तरफ करने की कोशिश की। आहिल, नूर ने भी जल्दी से उसे कहा। आहिल ने नफ़ी में सर हिलाते हुए दोनों की तरफ देखा, इसीलिए वो उन दोनों के लिए अलग अलग चॉकलेट लाता था। वो मॉम की चॉकलेट नहीं थी, अरसिम ने आहिल को मुखातिब किया। वो तुम्हारी भी नहीं थी, नूर ने अरसिम की बात का जवाब दिया। ओके, वो एक्स्ट्रा थी, मैंने इमल को दे दी। अरसिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नूर भी अरसिम की बात सुनकर ढीली पड़ गई थी, वरना वो समझ रही थी कि अरसिम ने खुद खाई है। ठीक है, मैं इमल से वापस लाता हूँ, आहिल ने संजीदगी से कहा और मुड़ गया। नहीं, वो दोनों चीखे थे और फ़ौरन वो दोनों आहिल के आगे खड़े हो गए और उसे बाहर जाने से रोका। आप मेरी प्रिंसेस से चॉकलेट वापस नहीं लेंगे, अरसिम ने उंगली उठा के आहिल को वार्न किया और आहिल ने सदमे से नूर को देखा, जो खुद मुस्कुरा रही थी। अमार की डोल को कुछ ना कहो, अरसिम की प्रिंसेस को कुछ ना कहो। जब हम 5 साल के थे तो हमें रोना ही आता था सिर्फ, आहिल ने अपने 4 साल के बेटे को देखते सदमे से गंग लहजे में कहा था।
जबकि नूर का इसकी बात पर कहकहा बुलंद हुआ और आसिम कमरे से जा चुका था। नैना ने सामने लगे वॉल क्लॉक पर निगाह दौड़ाई, जहां रात के 10 बज रहे थे और शायान अफंदी ऑफिस से वापस नहीं आया था। नैना ने बेड पर सुकून से लेटे हुमैन और इमल को देखा और फिर उन दोनों का बोसा लेती आहिल के कमरे की तरफ बढ़ी ताकि पूछ सके कि शायान क्यों नहीं आया। ये पहली बार हुआ था कि आहिल घर आ गया था और शायान अभी तक घर नहीं आया था, वरना वो तो आहिल से भी पहले घर होता था। वो आहिल के कमरे की तरफ जा रही थी जब अरसिम कमरे से निकला। अरसिम ने नैना को देखकर मुस्कुराहट पास की। गुजरते हुए उसके बाल बिगाड़ दिए नैना ने। अरसिम ने उसकी हरकत पर मुंह बनाया और अपने बाल ठीक करने लगा। नैना मुस्कुराते हुए आहिल के कमरे की तरफ बढ़ी। दस्तक दी तो आहिल और नूर दोनों बेड के करीब खड़े थे। दोनों ने मुड़कर उसे देखा। वो भाई शायान नहीं आया आज अभी तक? नैना ने हाथों को आपस में मसलते परेशानी से पूछा। नूर और आहिल एक दूसरे को देखते मुस्कुराए। मतलब उसे आज का दिन याद नहीं था, वो आता ही होगा, कुछ काम था उसे इसलिए लेट हो गया है। आहिल ने संजीदगी से जवाब दिया तो नैना हाँ में सर हिलाती पलट गई। कमरे में आके नैना ने चक्कर लगाने शुरू कर दिया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसे शायान का इंतज़ार करना पड़ता। वो हर जगह पहले मौजूद होता था, लेकिन आज उसका इंतज़ार करते नैना की जान निकल रही थी। वो उसकी सलामती की दुआएं कर रही थी और अगर शायान अफंदी उसे अपने लिए इतना परेशान होते देख लेता तो खुशी से कूच ही कर जाता। रात के 11:50 हो रहे थे और शायान अफंदी का कोई अता पता नहीं था। सारे घर वाले सुकून से सो रहे थे। नैना की आंखें भीगने लगीं। पहली बार शायान की गैर हाजिरी उसकी जान ले रही थी। उसका नैना के इर्द गिर्द पाया जाना ही नैना अफंदी के लिए बाइसे सुकून था। नैना ने सोफे पर बैठ के सर सोफे की बैक पर रख लिया। आंखों के कोने तेजी से भीगने लगे। थोड़ी देर बाद उसने शायान की मखसूस खुशबू को बहुत करीब से महसूस किया। वो आंखें मूंदे ही सोफे की बैक पर सर रखे हल्का सा मुस्कुराई। शायान जो कि उस पर हल्का सा झुके उसके नक्शो निगार को आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था, उसके मुस्कुराने पर वो भी मुस्कुरा दिया। नैना को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिसका वो पिछले 2 घंटों से इंतज़ार कर रही थी वो उसके इतने करीब था। नैना उसकी खुशबू को तखय्युल समझ रही थी। शायान, बंद आंखें भीगे और जज्बात से बोझल लहजे में वो शायान का नाम पुकारती शायान अफंदी का दिल धड़का गई। जी शायान की जान, शायान ने उसके कान के करीब झुकते सरगोशी में कहा। नैना जो उसकी खुशबू को तखय्युल समझ रही थी, उसने जल्दी से आंखें खोली और उसे देखा जो आंखों में शौक का एक जहान बसाए उसे देख रहा था। शायान ने अपनी पेशानी नैना की पेशानी से टिकाई। हैप्पी एनिवर्सरी मिसेस शायान अफंदी। नैना ने उसकी इस अमर पे अपनी आंखें बंद की और आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरे। शायान जल्दी से सीधा हुआ और नैना भी खड़ी हो गई। इतनी बार कहा है मत जुल्म किया करो मेरी चीज़ों पे, शायान ने उसके आंसू साफ करते उसकी आंखों में देखते कहा। नैना ने उसके कंधे पर सर रखा। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, उसने बेबसी से कहा। सहे नसीब, शायान ने उसकी कमर मसलते शरारती लहजे में कहा तो नैना ने सीधा होते हुए उसके पेट में मुक्का मारा। आह जालिम औरत, शायान ने पीछे होते हुए अपने पेट पर हाथ रखते ड्रामा किया। नैना नम आंखों से मुस्कुराई। सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया, शायान ने उसे देखते घूरी से नवाजते कहा। शर्म कर लें, 2 बच्चों के बाप हैं आप। नैना ने उसकी बात पर बेड पर लेटे दोनों बच्चों को देखते शायान अफंदी को शर्म दिलाने की कोशिश की। और शर्म से शायान अफंदी का कोई लेना देना ही नहीं। क्यों 2 बच्चों का बाप रोमांस नहीं कर सकता, उसने नैना को देखते लब दांतों तले दबाते हुए कहा तो नैना ने उसे घूरा। शायान, वो दांत कचकचाते हुए बोली। जी शायान की जान। शायान पर उसकी घूरी का कोई असर नहीं हुआ था। आपसे बात करना ही फजूल है, नैना कहती हुई मुड़ी तो शायान ने उसकी कलाई थाम ली। कहाँ जा रही हो, मुझे विश नहीं करना, शायान ने उसकी गर्दन मोड़ के देखने पर कहा तो नैना मुस्कुराती उसके करीब आई। शायान भी मुस्कुराया, उसे लगा वो उसे विश करेगी। नैना ने मुस्कुराते अपनी कलाई छुड़वाई। बिल्कुल नहीं, और कहते हुए हंसते हुए बेड की तरफ बढ़ गई। शायान उसकी चालाकी पर मुस्कुराया और नैना अफंदी का हंस देना ही काफ़ी था। माही सताइशी नज़रों से इधर उधर देख रही थी। उसे लगा वो भूल गया है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अरमान अहमद माहीन सियाल के मुतल्लिक कुछ नहीं भूलता था, कुछ भी नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी मिसिज अरमान, उसके कान के करीब झुक के अरमान ने उसे विश किया था। माही दिलकशी से मुस्कुराई और मुड़ी। वो ब्लैक शर्ट पे ब्लैक पैंट में दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सामने खड़ी माहीन को देख रहा था, जो ब्लैक कलर की नेट की साड़ी जेबतन किए बालों का जूड़ा बनाए कुछ लटे उसके चेहरे पर लटक रही थी। अरमान ने उसे ऑफिस से मैसेज किया था कि वो आज तैयार रहे और माही को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था उसने घर की छत को सजाया था। आज उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में अरमान ने माही के हर तरह से लाड उठाए। टू यू टू,
माही ने लट कान के पीछे करते उसे मुस्कुराते जवाब में विश किया। बहुत प्यारी लग रही हो, अरमान ने वो लट फिर उसके चेहरे पर लाते हुए कहा। जानती हूँ, माही ने मुस्कुराहट दबाते हमेशा वाला जवाब दिया। जवाब में अरमान का कहकहा बुलंद हुआ। अरमान अहमद की हसरत ही रह जाएगी कि कभी वो माही की तारीफ करे तो वो शुक्रिया बोले, लेकिन जब भी वो उसकी तारीफ करता है तो वो सिर्फ 2 ही लफ्ज़ बोलती थी, जानती हूँ। अरमान ने उसके सामने हथेली की। माही ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो उसे टेबल तक ले आया जहाँ केक रखा था। इर्द गिर्द गुब्बारे और फूल गिरे थे। मान और माही ने मिलकर केक काटा और फिर माहीन सियाल थी और उसकी बातें। वो पिछला पूरा हफ्ता उसके बगैर कैसे रही, सारी दास्तान हमेशा की तरह उसे सुना रही थी। और अरमान ठोड़ी के नीचे हाथ रखे अपनी जिंदगी को बोलते सुन कम और देख ज्यादा रहा था। आज की रात भी माही को सुनते ही गुजरने वाली थी। वो बेड पे तकिए पे सर रखे मुस्कुराई थी और हल्की सी आंख खोल के कमरे में निगाह दौड़ाई। मान शायद आज जल्दी उठ गए, वो ये सोचती हुई अंगड़ाई ले रही थी। बालों का जूड़ा बनाते उसके हाथों की हरकत रुकी थी। एकदम कुछ याद आया था। फौरन से पेशतर उसने गर्दन घुमा के वाल क्लाक को देखा जो सुबह के 9 बजा रहा था। ओह नो प्लीज़ अल्लाह जी, वो हड़बड़ा के उठी थी। फजर की नमाज कज़ा हो गई थी। ये सोच ही उसके रोंगटे खड़े कर चुकी थी। वो जल्दी से वाशरूम से वजू करके आई। चाहे नमाज बिछा के नमाज कज़ा अदा की। नमाज के लिए हाथ उठाते उसकी आंख में आंसू आ गए। सॉरी अल्लाह जी प्लीज़। वो काफ़ी देर ऐसे ही हाथ उठाए बैठी रही। फिर उठी। मान और बच्चों का ख्याल आया था। उसने जाए नमाज तय लगा के रखा। उसी वक्त अरमान अहमद कमरे में मुस्कुराता हुआ दाखिल हुआ। आपने मुझे नमाज के लिए क्यों नहीं उठाया? वो खफगी से गोया हुई। तुम थक गई थी, रात काफ़ी लेट सोए थे हम, इसलिए, अरमान ने वजाहत दी। उठना तो था ही मान, आप और बच्चों ने कुछ खाया भी नहीं होगा और मेरी नमाज। वो हंसी होते हुए बोली तो मान ने उसे कंधों से थामा। मैं और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, डोंट वरी, अरमान ने उसे तसल्ली दी। पर नमाज लेट हो गई। वो अभी भी परेशान थी। तुम नमाज के मामले में बहुत टची हो, वैसे भी कज़ा कर तो ली है अदा तुमने, अरमान ने आम से लहजे में कहा। जिनसे मोहब्बत होना मान, इंसान उसके मामले में टची ही होता है। अरमान को हमेशा की तरह वो लाजवाब कर चुकी थी। अरमान अहमद उसके जवाब पर मुस्कुराया। वो यही करती थी। माहीन सियाल ही अरमान अहमद को लाजवाब करने की सलाहियत रखती थी। वो ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। तेरा दिमाग सेट है, तूने भाभी पे गुस्सा क्यों किया? अरमान ने अपने सामने परेशान से बैठे आहिल को घूरते दांत कचकचाते कहा था। यार मैं थोड़ा परेशान था, गुस्सा उस पर निकल गया। आहिल के लहजे में इतनी बेचारगी थी कि अरमान को बेसाख्ता उस पर प्यार आया। अब? अरमान ने पूछा। आहिल और वो आहिल के ऑफिस में एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों ने अपना कोट उतार के कुर्सी की पुश्त पर लटकाया हुआ था। मना तो मैं लूँगा उसे, आहिल ने मुंह लटका के जुमला अधूरा छोड़ा। बस खबर आपकी सालियों तक न पहुँचे। शायान ने उसके ऑफिस में दाखिल होते मुस्कुराहट दबाते उसका जुमला पूरा किया। अरमान और शायान मुस्कुराए, लेकिन आहिल को तो हंसी भी नहीं आई। तुम दोनों हंस रहे हो, पता है ना अगर बात सालियों तक पहुंची तो नूर जल्दी नहीं मानेगी। और आहिल ने अपना सर हाथों पर गिरा लिया। और आपको कमरे से दरबदर होना पड़ेगा। इस बार शायान ने फिर उसका जुमला पूरा किया तो अरमान और शायान ने एक दूसरे के हाथ पर अपना हाथ मारा। आहिल ने दोनों को घूरा। वो उसे पिछले वाक़ये का हवाला दे रहे थे। मत भूलो मेरी सालियाँ तुम दोनों की भी सालियाँ हैं। आहिल ने दोनों को वार्न किया था और ये बात भूल जाना उन दोनों को काफ़ी भारी पड़ने वाला था। इसी बात का तो दुख है, शायान ने अपने मसनूई आंसू साफ करते कहा तो अरमान ने भी अफसोस करते सर हिलाया। दूसरी तरफ जिस बात का आहिल अफंदी को डर था वही हुआ था। आहिल अफंदी के जुर्म की सुनवाई एसएसजी की अदालत में हो रही थी। चूँकि साद और निशा लंदन शिफ्ट हो चुके थे मुबीन लगारी की वजह से, फारिया सिंध, जन्नत सऊदिया और अर्श भी शामिर के हमरा पेरिस जा चुकी थी। लेकिन आज भी उनकी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो सातों कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। यूँ तो हर रोज़ उनकी बात हो जाती थी, लेकिन पेचीदा मसाइल के हल के लिए वो वीडियो कॉल का सहारा लेती थी। मोबाइल माही के हाथ में था। नैना कमरे में चक्कर लगा रही थी। नूर बेड पर बैठी थी, चेहरा रोया रोया सा था। क्या पता यार भाई परेशान हो। जन्नत ने हमेशा की तरह आहिल की हिमायत की। परेशान होने का मतलब गुस्सा बीवी पे निकाल दो। वाह, नूर ने उसे मोबाइल की स्क्रीन पर घूरते कहा। तुम ऐसा करो, तुम आज के लिए अपने कमरे में चली जाओ, बुलाना मत उनको। आइडिया अर्श की तरफ से आया था। हर बार यही तो होता है। निशा ने उसका आइडिया जैसे रद्द किया था। आहिल भाई की गलती है तो सज़ा तो उन्हें मिलेगी ही। नैना जो कि खड़ी थी माही और नूर के साथ बेड पर बैठती बोली। आहिल के फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि जिस सालियों से वो डर रहा था वो उसके लिए गड्ढा खोद रही हैं। आई हैव एन आइडिया। हमेशा की तरह माही के दिमाग में आइडिया आया था। सारी उसकी तरफ मतवज्जा हुई। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उन सबको देखती बताने लगी।
आइडिया बताने के बाद उसने अस्तायशी नज़रों से पहले नूर और नैना और फिर स्क्रीन पर उन चारों को देखा। मामा लोग नहीं मानेंगी, पहला एतराज़ नूर की तरफ से आया था। माहीन सियाल किस लिए है? माही ने शेखी बघारी। और बच्चे? नैना ने दूसरा सवाल किया। बच्चे साथ जाएंगे, माही ने जवाब दिया। अब वो 6 की 6 नूर की तरफ मुंतजिर निगाहों से देखने लगी और नूर ने लंबी सांस खारिज करते सर इस बात में हिला दिया। वो चेहरे पे मासूमियत तारी किए हाथों को आपस में मसलती चेहरे पे दुखी दास्तान रकम किए कमरे में दाखिल हुई। मिसिस जहांजेब, मिसिस सिकंदर और आसिया फंदी ने हैरत से उसे देखा। वो उनके साथ बेड पर बैठ गई। आप तीनों से कुछ पूछना था, उनकी सवालिया नज़रों के जवाब में उसने कहा था। वो तीनों मुस्कुराई। उन तीनों को नूर, निशा और नैना जितनी ही अजीज थी। बोलो बेटा, मिसिस जहांजेब ने प्यार से पूछा। मैं नूर को 2 दिन के लिए अपने घर लेके जाना चाहती हूँ, उसने मुद्दा बयान किया। उन तीनों ने उसकी बात पर एक दूसरे को देखा। वो मामा जान ने आना था, चूंकि अब साइम यहाँ नहीं है तो पीछे पापा जान अकेले होते हैं और बहन कोई है नहीं जो मेरे घर आ सके, और इन दिनों मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसने अपनी बात की वजाहत की। नहीं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही, माही ने मजीद ड्रामा किया। मिसेस सिकंदर मुस्कुराई। पगली, हमें क्यों बुरा लगेगा, तुम ले जाओ नूर को। उनके इजाज़त देने पर माही ने जोश में आके उनको हक किया तो वो तीनों भी मुस्कुराईं। माही खुशी से कमरे से निकलने लगी, लेकिन अचानक कुछ याद आने पर मुड़ी और मुंह बनाते हुए उन्हें देखा। अब क्या हुआ? आसिया फंदी ने उसे देखते पूछा। वो आहिल भाई, माही ने हाथ मसलते कहा। उसे मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं, मिसेस सिकंदर ने उसे तसल्ली दी तो वो मुस्कुराती कमरे से निकली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माहीन सियाल की एक्टिंग काम ना आए। खुद को दाद देती वो नूर के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां नैना नूर का बैग तैयार कर रही थी। आहिल अफंदी तो गया काम से। वो हल्का सा मुस्कुराता कमरे में दाखिल हुआ। जानता था आज वो हमेशा की तरह कमरे में उसका इंतजार नहीं कर रही होगी, क्योंकि वो आज उससे सख्त नाराज थी। कमरा खाली देख के वो फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। एक इत्मीनान था, वो नाराज होके भी एक छत तले ही होती थी, लेकिन आहिल अफंदी का ये सुकून जल्द खत्म होने वाला था। वो ऑफिस से आते ही कमरे से होके किचन में गया, क्योंकि नैना के किचन में होने के इम्कान ज्यादा होते थे। शायान किचन में दाखिल हुआ तो रोज के बरक्स आज आहिल अफंदी भी किचन में खड़ा था। शायान को हैरत हुई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, आहिल औरतों से नूर के बारे में दरियाफ्त कर रहा था। नैना ने उसके पूछने पे गुस्से से उसे देखा और अपना मुंह मोड़ लिया। आहिल ने उसे ऐसा करते देख शायान को देखा, जो कि उसके देखने पर मुस्कुराया। मतलब बात सालियों तक पहुंच गई थी। हाँ, वो नूर माही की तरफ गई है, मिसेस सिकंदर ने मसरूफ से अंदाज में आहिल को बताया। गुड़िया की तरफ? लेकिन मुझे तो नहीं बताया, आहिल ने नैना की तरफ देखते पूछा, क्योंकि वो तीनों खवातीन तो ऐसे कर रही थी जैसे आहिल किचन में हो ही ना। नैना ने उसके पूछने पे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हो, गुस्सा करने से पहले सोचना था ना। आहिल ने उसकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और मिसेस सिकंदर की तरफ देखा। अब तो रात हो गई है, वापस क्यों नहीं आई? और बच्चे भी साथ गए हैं क्या? आहिल उन तीनों के साथ कुर्सी पर बैठ गया, जबकि शायान शेल्फ के साथ टेक लगा के सीने पे दोनों हाथ बांधे पैर के ऊपर पैर रखे आहिल की गैर होती हालत इंजॉय कर रहा था। हाँ जी, बच्चे भी साथ गए हैं। आसिया फंदी के कहने पर आहिल उठा। ओके, मैं उनको लेके आता हूँ, वो मुड़ते हुए बोला। नहीं, नूर और बच्चे 2 दिन माही के पास रहेंगे, मिसेस सिकंदर ने मुस्कुराहट दबाते आहिल के सर पर बम फोड़ा। जब नैना, आसिया फंदी और मिसेस जहांजेब ने भी मुस्कुराहट दबाई थी। वाट? वो गुस्से और बेबसी की मिलीजुली कैफियत लिए मुड़ते तकरीबन चीखा था। शायान ने बेचारी नज़रों से उसे देखा। कितने दिन? आहिल ने दोबारा संजीदगी से नैना को देखते पूछा। 2 दिन या शायद, नैना ने जानबूझ के उसे तंग किया था। फाइन, वो तेजी से बोलता नैना की बात पूरी होने से पहले किचन से निकला था। पीछे उन सबने एक दूसरे को देखा। अफंदी हाउस का चप्पा चप्पा गवाह था कि आहिल अफंदी नूर के लिए किस कदर जनूनी था। नैना औरतों को असल बात भी बता चुकी थी, इसलिए वो सारी आहिल के साथ ऐसा सलूक कर रही थी। आहिल ने कमरे में दाखिल होकर सोफे पे बैठ के उसकी बैग पर सर रख के आंखें मूंद लीं। ठीक है, उसकी गलती थी, उसे नूर पे गुस्सा हरगिज नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो दुश्मन जान तो उसे छोड़ के माही के साथ ही चली गई थी। वो जानती थी कि आहिल का उसके बगैर एक पल भी गुजारा नहीं। कहाँ 2 दिन? नूर, आहिल ने बेबसी से आंखें मूंदे ही उसे पुकारा था। अरमान जैसे ही घर दाखिल हुआ, माही और बच्चे लाउंज में ही सोफे पर नूर और बच्चों के साथ लगे थे। अरमान ने नूर को देखा तो बेसाख्ता आहिल पर प्यार और तरस आया था। अस्सलाम वालेकुम, उसने माही को लैपटॉप बैग पकड़ाते नूर की तरफ देखकर सलाम किया, और हमेशा की तरह हूर उसकी गोद में चढ़ गई थी। अरसी माहिला फंदी ने अरमान की गोद में हूर को देख के मुंह बनाया। जवाब में हूर ने भी उसको देखकर जुबान दिखाई थी।
नूर ने मुस्कुरा के उसके सलाम का जवाब दिया। अरमान ने अमार और आरसिम को भी प्यार किया। बच्चे चूंकि डिनर कर चुके थे, नूर उनको लेकर गेस्ट रूम में चली गई। हूर और जुहान भी नूर के साथ ही थे। माही ने अरमान के लिए डिनर लगाया। अरमान खाना खा रहा था और माही उसकी दाएं जानिब कुर्सी पर बैठी थी। मैं खुद लाई हूँ नूर को, माही ने चावल अरमान की प्लेट में डालते बताया। बड़ी कैसे रहेगा 2 दिन, तुम जानती हो कि उसका गुजारा नहीं, अरमान ने खाना खाते संजीदगी से माही को देखकर कहा। ये बात गुस्सा करने से पहले सोचनी चाहिए थी, माही ने जग से गिलास में पानी उंडेलते मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। दूसरी तरफ अफंदी हाउस जाएं तो शायान और नैना भी आहिल और नूर के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, भाई की गलती थी, उनको गुस्सा आ गया, लेकिन यार वो कैसे रहेंगे भाभी और बच्चों के बगैर, शायान ने नैना को देखते मासूम सी शक्ल बना के कहा। नैना बेड से कपड़े उठा के उनकी तह लगा के अलमारी में रख रही थी और शायान उसके पास खड़ा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आप मेरे बगैर रहेंगे, नैना ने तहम्मुल का मुजाहरा करते शायान के सर पे बम फोड़ा। क्या? शायान चीखा था। नैना ने उसे घूरी से नवाजा। मेरा मतलब क्या? इस बार शायान ने आहिस्ता आवाज में चेहरे पर मासूमियत तारी करते पूछा। नैना को हंसी आई, जिसे छुपाने के लिए वो रुख मोड़ गई। हाँ जी, आज अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, दिन में वो निशा को याद कर रही थी तो मैंने उनसे कहा है कि मैं आज उनके पास सो जाऊंगी, नैना ने भरपूर संजीदगी से शायान को बताया। वो जो थोड़ी देर पहले आहिल की हिमायत कर रहा था, जिसे आहिल पर तरस आ रहा था, अब उसे खुद पर तरस आ रहा था। वो सदमे से नैना को देखने लगा। नैना उसके करीब आई और उसके गाल पर बोसा देते हल्का सा मुस्कुराती चली गई। शायान मुंह खोले सदमे से उसे देख रहा था। अच्छे से सोइएगा, ओके, वो चमकती आंखों से कहती चली गई। शायान ने फटी फटी आंखों से दरवाजे को देखा जहां से वो गई थी। मतलब आज आहिल तो अकेला कमरे में सोएगा ही, वो भी? शायान का दिल रोने वाला हो चुका था। आहिल अपने कमरे में खिड़की में खड़ा चांद देख रहा था। दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे। आहिल बंद करें ये लैपटॉप, आप जानते हैं ना कि आपके सीने पर सर रख के बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। नूर की बात याद आने पर वो हल्का सा मुस्कुराया। न जाने आज वो कैसे सोएगी। 8 साल में एक बार भी वो उसके बगैर इस कमरे में नहीं रहा और आज तो कमरा भी काट खाने को दौड़ रहा था। आहिल खिड़की से हटा और साइड टेबल से मोबाइल उठा के नूर को कॉल मिलाई। सुबह परेशानी में वो इसे इतना बोल गया था, लेकिन अब बुरी तरह वो याद आ रही थी। और तो और वो बच्चे भी साथ ले गई थी। नूर ने कॉल काट दी। आहिल ने लंबा सांस खारिज करते मोबाइल पर गजल टाइप की। वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था। कमाई जिंदगी भर की उसी के नाम तो कर दी, मुझे कुछ और करना था, मुझे कुछ और कहना था। कहाँ उसने सुनी मेरी, सुनी भी अनसुनी कर दी, उसे मालूम था इतना, मुझे कुछ और कहना था। मेरे दिल में जो डर आया, कोई मुझ में भी डर आया, वहीं एक राबता टूटा, मुझे कुछ और कहना था। रवां था प्यार नस नस में, बहुत कुर्बत थी आपस में, उसे कुछ और सुनना था, मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना, गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना, कहा कुछ था वो कुछ समझा, मुझे कुछ और कहना था। पूरी गज़ल टाइप करने के बाद आहिल ने मैसेज के आखिर में बड़ा सा सॉरी लिखा और नूर को सेंड कर दिया। दूसरी तरफ नूर ने वो गज़ल पढ़ी और नीचे बड़ा सा सॉरी देखा था। उसका दिल थोड़ा सा मौम हुआ, लेकिन उसने मोबाइल साइड पर रख के बच्चों की तरफ तवज्जो दी। अरमान सामने खड़ी हाथ में मग लिए माही को सदमे से देख रहा था। लेकिन यार भाभी बच्चों के साथ सो जाएंगी, उसने जवाब पेश किया। आप कैसी बातें कर रहे हैं मान, नूर पहली बार मेरे घर रहने आई है, माही ने गर्दन मोड़ के उसके एतराज़ पर कहा। वो दोनों हर रात की तरह इस वक्त भी टेरेस पर बालकनी के पास खड़े चाय पी रहे थे जब माही ने अरमान से कहा कि वो आज नूर के साथ सोएगी। मेरा मतलब है कि भाभी को गेस्ट रूम में कोई मसला ना हो, तुम लोग बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट करोगे, अरमान ने फिर से दलील दी। गेस्ट रूम में 2 बेड हैं मान, इजीली मैनेज हो जाएगा, डोंट वरी, माही ने चाय का घूंट भरते जवाब दिया, जबकि अरमान की कॉफ़ी तो हाथ में पकड़े ही ठंडी हो चुकी थी। उसे कहाँ आदत थी माही के बगैर कमरे में सोने की। माही जब मैके जाती तब भी वो खिड़की के जरिए जाके वहाँ ही सोता था। आज वो कितनी आसानी से कह रही थी गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स। माही ने चाय ख़त्म करके उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते कहा और कमरे की तरफ बढ़ी। नींद आएगी तो ही स्वीट ड्रीम्स आएंगे, अरमान उसके जाने के बाद बड़बड़ाया और लंबी सांस खारिज की।
वो तीनों अपने अपने कमरों में बेड की बैक साइड से टेक लगाए बैठे थे। ये तो तय था कि आज नींद उन तीनों में से किसी को नहीं आने वाली थी। मैं भी आज अकेला हूँ कमरे में। बीवियों की बुराई करने के लिए बनाए गए ग्रुप में सबसे पहला मैसेज शायान का आया था। दूसरे मैसेज में 7 टूटे दिल वाले और रोते हुए इमोजी थे। मैं भी, अरमान ने भी उसके मैसेज के नीचे रिप्लाई दिया। आहिल उनके मैसेज पढ़ के सीधा हुआ था। 1 मिनट, मेरी बीवी तो नाराज होके गई है, मैं इसलिए अकेला हूँ, तुम लोग क्यों? आहिल ने अब्रू उचकाते इमोजी के साथ मैसेज सेंड किया। मेरी बीवी आपकी बीवी की खिदमत के लिए उसके साथ सोएगी, अरमान ने आहिल के मैसेज का जवाब दिया। और मेरे वाली को आज अम्मी के साथ सोना है। शायान का हमेशा की तरह अलग ही दुख था। इस बार हंसने की बारी आहिल अफंदी की थी। मेरा तो बनता है तुम दोनों भी, आहिल ने लोटपोट होते हंसने वाले इमोजी के साथ रिप्लाई किया। शायान और अरमान को अब सही मानों में खुद पे तरस आ रहा था। वो दोनों क्यों भूल गए थे कि आहिल की सालियां उनकी घरवालियां हैं। बेचारे, तेरी वजह से हुआ है ये, अरमान ने दांत पीसते इमोजी के साथ आहिल को मैसेज सेंड किया। मेरे पास तो कोई नींद की गोली भी नहीं है जिसे लेकर सो जाऊं मैं। शायान को अपनी नींद की पड़ गई थी। आहिल को अपने साथ साथ उन दोनों पे भी तरस आने लगा। थोड़ी देर एक दूसरे को कोसते उन्होंने मोबाइल साइड पर रखा और करवट ली। नींद तो आज जैसे रूठ गई थी। तीनों ने लंबा सांस खारिज करते आंखें मूंद लीं। माही और नूर दोनों अलग अलग बेड पर दराज थीं। नूर मिनाला फंदी के बालों में हाथ फेर रही थी, जो कि उसकी दाएं जानिब कंधे पर सर रखे लेटी थी, और नूर की बाएं तरफ कंधे पर सर रखे हूर ने एक बाजू नूर के गिर्द लपेटा था। वो नूर को हग किए लेटी थी, जबकि माही बेड पर 2 जानू बैठी और अरसिम अफंदी और अमार आहिल अफंदी दोनों उसके सामने बैठे उसे देख रहे थे। गेस्ट रूम काफी कुशादा था। बेड के कुछ फासले पर जोहान काट में सुकून से सो रहा था। माही एसएसजी का कोई कारनामा सुना दें, अमार ने माही के घुटने पर सर रखते कहा तो माही मुस्कुराई। मुझे भी सुनना है, अरसिम भी माही की दाएं जानिब लेटते झट से बोला। हमें भी, हूर और मिनाल ने भी एक जुबान होकर कहा। अमार के माही कहने पर नूर ने उसे घूरा था और माही को वो वक्त याद आ गया जब उसने जिद करके अमार को माही कहना सिखाया था। माजी, ये उन दिनों की बात है जब नन्ना अमार आहिल अफंदी सिर्फ 1 साल का था। माही और नैना हंसी खुशी अपनी अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही थी और साथ साथ उनकी पढ़ाई भी जारी थी। निशा, जन्नत, फारिया और अर्श अब भी कंवारी ही थी। वो सातों आज बहुत देर बाद यूनी के बाद अफंदी हाउस जमा हुई थी। अमार मेरी जान, बोलो माही। माही 1 साल के अमार को सामने कालीन पर बिठाए खुद उसके सामने बैठी कह रही थी, जबकि नन्ना अमार नासमझी से सामने बैठी अपनी अजूबा खाला को देख रहा था। माँ, अमार ने फिर एक ही लफ्ज़ बोला जो उसे बोलना आता था। नैना, निशा और फारिया सोफे पर, जबकि नूर, अर्श और जन्नत बेड पर विराजमान थी। वो नहीं बोलेगा माही, बस करो, नैना ने माही को लताड़ा। वो बोलेगा बस, माही जिद पर अड़ी थी। बोलो माही। माही ने अमार की तरफ देख के फिर उसे याद करवाया। कितना बुरा लगेगा जब ये तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगा, अर्श ने फतवा लगाया। मेरे बेटे को बिगाड़ मत माही, अर्श के फतवे पे नूर ने बढ़कर अमार को उठाया। और शक्ल गुम करो अपनी, तुम्हारा बेटा, छोड़ो, इधर दो। माही ने आगे बढ़ के उससे अमार को लिया। नूर ने रोहासी होकर उनको देखा जो हंस रही थी। ये मेरे बेटे को बिगाड़ देगी नैना, नूर ने नैना के पास बैठते रोहासे होते हुए कहा। ओ मेरा बेबी, कुछ नहीं होता। नैना ने उसे सीरियस लेने की गलती नहीं की थी। लोग क्या कहेंगे माही? फारिया को आज भी हमेशा की तरह लोगों की पड़ गई थी। लोगों का काम है बातें बनाना, निशा ने फारिया की बात को आगे बढ़ाया। खूबसूरती से क्या शर्माना, माही ने फौरन आगे से जुमला पूरा किया था। खूबसूरती ना हो तो क्या शर्माना, ये कहो माही, जन्नत ने बोंगी मारी थी। सबका कहकहा बुलंद हुआ। माही ने उसे घूरा और अमार को लेकर सोफे पर अलग से बैठ गई। उसे गोद में बिठाते फिर से माही सिखाने लगी। हाल माही सुनाए ना कोई कारनामा, अमार ने माही का घुटना हिलाते हुए कहा, जो माजी में खो गई थी। उसने अमार की तरफ देख के हल्की सी मुस्कुराहट पास की और नूर की तरफ देखा, जो अभी भी हूर और मिनाल के दरमियान लेटी माही को ही देख रही थी। नगमे वाला सुना दे, नूर ने मशवरा दिया था। वो नहीं, उसमें मेरी बेइज्जती थी, माही ने एतराज़ करते दूसरा जुमला दिल में बोला था। माही और नूर ने अपने अपने कारनामे सोचना शुरू कर दिए। वो बच्चों को महज़िब कारनामा बताना चाहती थी और फिर माही को अचानक अपना कारनामा याद आया। उसकी आंखों की चमक बढ़ी। सारे बच्चे अब माही के इर्द गिर्द बैठे उसे एसएसजी का कारनामा सुन रहे थे। नूर भी अब माही की तरफ मतवज्जा थी, जो कि मिर्च मसाला लगा के बच्चों को कारनामा सुना रही थी। जन्नत क्लास के दरवाजे पे खड़ी पहरा दे रही थी। माही और अर्श ने उसके इशारे पर क्लास की खिड़की में रखे लंच बॉक्सेस खोल के देखना शुरू कर दिए।
बायो का पीरियड था। बायो वाले टीचर आज क्लास में नहीं आए थे और मैथ्स वाले सारे स्टूडेंट क्लास लेने गए थे। क्लास में सिर्फ उनका ग्रुप था और इर्जा के ग्रुप की कोई 2-3 लड़कियां थी। उनके भी बाहर जाते ही जन्नत ने दरवाजे पर पहरा देना शुरू कर दिया। अब माही और अर्श सारी क्लास के लंच बॉक्सेस देख रही थी। माही ना कर यार, शर्म कर ले, फारिया ने उसे देखते हुए टोका। नैना, नूर और फारिया कुर्सियों पर बैठी थी जबकि निशा पीरियड लेने गई थी। जन्नत कभी बाहर देखती और कभी माही और अर्श को, जो सिर्फ लंच बॉक्स देख देख के वापस रख रही थी। यार कोई एक भी स्वाद का नहीं है, माही ने मुंह बनाया। कर तो ऐसे रही जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठी मेन्यू देख रही हो। नैना ने उसके मुंह बनाने पर तंज किया था। अर्श ने एक बॉक्स माही के आगे किया। आमलेट और पराठा। माही की आंखें चमकी। जन्नत और नूर भी उन दोनों की तरफ बढ़ी। फारिया ने फिर उन्हें बाज रहने की ताकीद की थी लेकिन उन पर असर नहीं हुआ। माही ना खा, ये लंच मलका लोगों का है, उनका पता है ना तुम्हें, नैना ने धमकी दी। नूर ने उसकी धमकी पे हाथ में पकड़ा निवाला रख दिया। ना भाई, उससे पंगा फोड़ नहीं, वो बोलती जाके नैना के साथ बैठ गई। जन्नत ने भी नूर को देखते वो लंच छोड़ दिया लेकिन माही और अर्श ने जम के वो लंच खाया। उन दोनों को खाते देख उन चारों के मुंह में भी पानी आया लेकिन वो जानती थी इसका अंजाम क्या होगा। पीरियड के बाद ब्रेक थी। माही और अर्श ने वैसे ही तरतीब से वो बॉक्सेस रख दिए और शराफत का मुजाहरा करते अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं। सारी लड़कियां क्लास में आई तो एसएसजी ने बेसाख्ता मलिका को देखा जो कि अपना लंच बॉक्स उठा रही थी। मलिका को गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने लंच बॉक्स खोल के देखा और फिर एसएसजी को। वो जो सारी मलिका को देख रही थी उसके देखने पर जल्दी से उन्होंने निगाहों का मरकज बदला। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मलिका तनफन करती माही की तरफ बढ़ी। माही ने उसे देख के बेसाख्ता अपना हलक तर किया और साथ कुर्सी पर बैठी नूर के हाथ पर अपना हाथ रखा। नूर ने मलिका को देखते माही का हाथ झटक दिया। माही और अर्श ने बेचारी नजरों से एक दूसरे को देखा जबकि बाकी पांचों ने ऐसे जाहिर किया जैसे वो माही और अर्श को जानती भी नहीं। यार आज बचा लो, मेरी तौबा अब नहीं करती, माही ने मिन्नत भरी नजरों से नैना लोगों को देखते कहा। लेकिन उन पांचों ने मुंह मोड़ लिए जैसे कह रही हो हम आपको नहीं जानते, सॉरी, आप कौन। माही और अर्श को अपनी मौत नजर आने लगी। तब तक मलका उन तक आ गई थी। मेरा लंच किसने खाया, उसने माही को देख कर पूछा। इससे पहले कि माही नफी में सर हिलाती कुछ बोलती, नूर बोली, माही और अर्श ने। नूर ने सुकून से कहते कुर्सी से टेक लगा ली। हमने इन दोनों को मना भी किया था। फारिया ने अपनी बात ना माने जाने का गुस्सा निकाला। मैंने भी इन्हें मना किया था, जन्नत ने दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर तारी करते कहा तो माहिर और अर्श ने उसे देखा जो पहले पहरा दे रही थी और अब मुकर गई थी। नैना भी मुस्कुराहट दबा रही थी। ओके चलो स्टाफ रूम चलें, मलका ने संजीदगी से माही से कहा तो वो पांचों खुश हो गईं। मतलब अब माही और अर्श तो गईं। फिर क्या हुआ, आसिम ने माही के चुप हो जाने पर बेताबी से पूछा। माही ने मुस्कुराते हुए नूर की तरफ देखा। माही बताएं, आपकी और अर्श खाला की बेइज्जती हुई फिर, अमार ने प्रिडिक्शन की। मैं बताती हूँ आगे, नूर ने सीने पर हाथ रखते बच्चों से कहा। नहीं मैं बता देती हूँ, माही ने जल्दी से कहा। मुबादा नूर सच ही ना बता दे। फिर तुम लोगों की माही खाला और अर्श खाला की कुत्तों वाली हुई, ब्रेक भी बंद हुई, बेइज्जती भी हुई और मलिका से माफ़ी मांग के ऐसी हरकत आइंदा ना करने का वादा भी किया। नूर ने उसके मना करने के बावजूद पूरी बात बता दी थी। माही, आसिम ने माही का नाम लेते हुए मुंह पर हाथ रखते मुस्कुराहट दबाई। वो और हुमैन भी अमार को देखते माही ही बोलते थे। आपको फील नहीं होती थी, मिनाल ने मासूमियत से पूछा। ले, फीलिंग वाला पुर्जा हम एसएसजी में था ही नहीं, नूर ने फखर से बताया था। चलो अब सोने का वक्त हुआ चाहता है, माही ने बच्चों को देखते कहा तो वो तमीज़ का मुजाहरा करते सब अपनी अपनी जगह पर लेट गए। वो अपने केबिन में कोई फाइल देख रहा था जब आहिल दस्तक दे के अंदर दाखिल हुआ। अरमान ने गर्दन उठा के उसे देखा और फौरन नजरें दूसरी तरफ कर ली। अरमान के साथ साथ आहिल की भी आंखें रात नींद पूरी ना होने की चुगली खा रही थीं। आहिल ने आते ही उसके सामने बैठते संजीदगी से फाइल उसके सामने रखी। देख ले एक बार, मेरी तरफ से डन है, उसके कहने पर अरमान ने इस बात में सर हिलाया। आहिल के लबों पे मखसूस मुस्कुराहट गायब थी। अरमान भी रोज की तरह चहक नहीं रहा था और तो और शायान अफंदी भी आज अपने केबिन में टिक के काम कर रहा था, वरना उसके दिन में 10 चक्कर आहिल के केबिन के और 10 चक्कर अरमान के केबिन के होते थे। अरमान के फाइल देखने के बाद आहिल उठा और बाहर जाने लगा, फिर कुछ याद आने पर मुड़ा। शाम को वापसी पर मुझे साथ ले जाना, संजीदगी से कहता वो मुड़ गया था। अरमान ने उसकी पुश्त को देखते पीछे कुर्सी से टेक लगाई। क्या कहा, दोबारा कहना, माही ने अबरूज खाते नूर से पूछा। नूर ने चेहरे पर मासूमियत तारी करते मुंह बनाते माही को देखा। बोल ना, माही ने इसरार किया। मुझे आहिल की याद आ रही है, नूर ने हाथ मसलते हुए कहा। माही उसे घूर रही थी। क्या है, जब वो मुसलसल घूरती रही तो नूर तुनक कर बोली।
माँ वारी जाए, भाई की याद आ रही है, माही ने नूर की ठोड़ी से उसका चेहरा पकड़ते प्यार से कहा था। नूर ने सर इस बात में हिला दिया। बकवास बंद कर, उसके सर इस बात में हिलाने पर माही ने कहा। माही और नूर माही के कमरे में बेड के करीब खड़ी थी। माही उसे डांटती ड्रेसिंग के सामने खड़ी बालों का जूड़ा बना के पिन लगाने लगी। नूर उसके पीछे जा खड़ी हुई। कल रात से उनकी कॉल आ रही है, वो गिल्टी भी है और मैं भी कुछ ऐसे नहीं रही और बच्चे भी तो मेरे पास ही हैं। नूर की बात पर माही ने उसे घूरा था। आहिल की याद आ रही है, बच्चे भी मेरे पास, बला बला, माही ने उसका मजाक उड़ाया था। दफा हो जाओ, तुझे कुछ कहना ही फजूल है। नूर उसे कोसती बाहर चली गई। माही पीछे से मुस्कुराई थी। उसने मोबाइल जो कि अभी ड्रेसिंग तक आते उसके हाथ में था, उसने बेड पर फेंक दिया। नूर बात करने में इतनी मसरूफ थी कि उसे पता नहीं चला कि माही ने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली थी। अब वो मुस्कुराते मोबाइल डाटा ऑन करके आहिल को सेंड कर चुकी थी और नीचे एक मैसेज भी। फिर वो मुस्कुराती नूर की तरफ बाहर को बढ़ी। आहिल अरमान के केबिन से वापस आके अपनी जगह पे बैठा था जब उसके मोबाइल की टोन बजी। स्क्रीन पे गुड़िया के नाम से सेव नंबर से मैसेज टोन देख के उसने फाइल साइड पर रखी, व्हाट्सएप ऑन की तो वॉइस मैसेज था। आहिल ने वो प्ले किया। मुझे आहिल की याद आ रही है, बस इतना सा मैसेज था और नीचे माही का टेक्स्ट था। आपकी बीवी को आपकी याद आ रही है, आके ले जाइए। मुस्कुराहट दबाते इमोजी के साथ माही का मैसेज पढ़ते आहिल के लबों को मुस्कुराहट छू गई। आहिल ने वो मैसेज न जाने कितनी बार सुना। हर दफा वो मैसेज सुनते एक अलग किस्म का सुकून था जो उसके रगों पे में दौड़ गया। अब वो मुस्कुराता अपने काम की तरफ मतवज्जा हुआ। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, नैना रोज के बरक्स आज कमरे में थी। वो मसरूफ से अंदाज में ड्रेसिंग दराज में से कुछ ढूंढ रही थी। वो शराफत से कमरे में दाखिल हुआ। नैना को फुल इग्नोर करते उसने लैपटॉप बैग सोफे पर रखा, अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम घुस गया। नैना कनखियों से उसकी कार्रवाई मुलाहिजा करती हैरान हो रही थी। उसके वॉशरूम जाने पर नैना ने लंबी सांस खारिज की। मतलब वो रात की वजह से उससे नाराजगी का इजहार था। नैना दरवाजे को देखती उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। वो बाहर निकला और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ के ख्वामखा बालों को कंघी करने लगा। उसके लिए नैना को नजरअंदाज करना कोई आसान काम नहीं था। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। नैना उसके करीब जाके खड़ी हुई तो वो मुड़ा और बेड पर बैठ गया। शौकिया, नैना ने उसे देखते सरगोशी की। हुमैन और रिमल अपनी दादी के कमरे में थे। शायान ने बेड पर बैठ के साइड टेबल से कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। क्या ढूंढ रहे हैं? मुझे बताएं, मैं ढूंढ देती हूँ। नैना ने उसके सामने खड़े होकर उसे मुखातिब किया। शायान ने गर्दन उठा के उसे देखा और फिर गर्दन मोड़ ली। कितना मुश्किल था उसे नज़रअंदाज करना। मैं सोच रही थी आज भी अम्मी के साथ सो जाऊं, नैना ने भरपूर संजीदगी से कहा। जानती थी घी टेढ़ी उंगली से ही निकलेगा। शायान के हाथ दराज में हरकत करते रुके और फिर उसने नैना को देखा। ठीक है। दो लफ्जी जवाब पर नैना जल भुन गई थी। कितनी आसानी से वो उसे जाने का कह रहा था और शायान अफंदी का बस नहीं चल रहा था। वो उठ के दरवाज़ा ही बंद कर देता, उसे कभी ना जाने देता। आपको नींद कैसे आएगी मेरे बगैर? फाइनली नैना अफंदी को इस बात का एहसास हो गया था कि शायान अफंदी को उसके बगैर नींद नहीं आती। जैसे कल आई थी, शायान ने फौरन जवाब दिया। नैना ने उसके साथ बैठ के सर उसके कंधे पर रख लिया। कल आ गई थी मेरे बगैर नींद? वो सवालिया अंदाज में इतनी करीब से पूछ रही थी कि शायान के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने हुकारा भरा। मुझे नहीं आई। नैना के कहने पर वो एकदम साकत हुआ था। आपके बगैर नींद? नैना ने सर उठा के मुस्कुराते हुए जुमला पूरा किया। शायान के दिल की धड़कन बढ़ गई। शायान अफंदी की लगामें नैना अफंदी के हाथ में थीं। वो जब चाहती उसे ढील देती और जब चाहती उसे खींच देती। बहुत जालिम हो तुम, शायान ने दिल की बात कह दी थी। नैना मुस्कुराई। सिर्फ आपके मामले में। मुस्कुराते हुए उसका जुमला पूरा किया शायान ने। जानता हूँ। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके बाजुओं का हिसार तोड़ते वापस अपनी टोन में आई थी तो शायान ने मुंह बनाते उसे देखा। कम से कम वो शायान अफंदी को ज़्यादातर खुश नहीं रख सकती थी। वो कनखियों से संजीदगी से ड्राइव करते आहिल अफंदी को देख रही थी। मिनाल उसकी गोद में ही सो गई थी जबकि अमार और अरसिम पिछली सीटों पर सो रहे थे। आहिल अरमान के साथ ही माही की तरफ आ गया था। वहाँ तो आहिल की चहचहाहट ही ख़त्म नहीं हो रही थी और वो ना जाने क्यों माही से कह रहा था, यू मेड माई डे गुड़िया। नूर ने माही से पूछना चाहा लेकिन वक्त नहीं मिला। डिनर के बाद वो वहाँ से निकले वापस अफंदी हाउस जाने के लिए। आहिल ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि वह नूर को लेने आया है, लेकिन कार में बैठते ही वह अब यूँ जाहिर कर रहा था जैसे जानता भी ना हो। वो शख्स नूर अफंदी के लिए धूप छाँव की मानिंद था। आहिल ने नूर की नज़रों की तपिश पे उसे गर्दन मोड़ के देखा तो वो जो उसको देखते कुछ सोच रही थी जल्दी से सामने नज़रें जमा दी। आहिल ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। माही। वो माही के बालों में उंगलियां फेरता उसे पुकार रहा था जो कि आंखें मूंदे लेटी थी और उससे कुछ फासले पर अरमान
हाथ सर के नीचे रख के कोहनी बेड पर टिकाए दूसरे हाथ से उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। माही ने आंखें बंद किए ही हुंकारा भरा। रोज रात को वो पूरे दिन की रोदाद अरमान को सुनाया करती थी, लेकिन आज वो थक गई थी। लेकिन अरमान को तो ऐसे नींद नहीं आने वाली थी। हूर माही के साथ बेड पर सो रही थी और जोहान काट में बैठ के कुछ फासले पर। तुम बालों को कलर करवाती हो? निहायत ही बेतुका सवाल था जो अरमान ने इस वक्त उससे किया। माही ने यकदम उसकी बात पर आंखें खोली। 8 सालों में आपको इतना भी पता नहीं चला ये मेरे बालों का नेचुरल कलर है, वो खफगी से बोली। अरमान मुस्कुराया था। नहीं, लड़कियां खुद भी करवाती हैं ना ऐसे बालों का कलर, इसीलिए पूछा। अरमान ने वजाहत दी थी। आपको बहुत पता है लड़कियों का, माही ने लेटे ही उसकी तरफ देखकर तंज किया। हूर के भी इसीलिए ब्राउन और गोल्डन शेड आती है। अरमान ने उसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए हूर के बालों को देखते हुए कहा था। हाँ जी बिल्कुल, माही ने भी प्यार से हूर को देखकर कहा। मैं समझा तुम करवाती हो बालों का कलर और शायद इसी वजह से हूर के भी। अरमान की बात पे माही ने हैरत से उसे देखा। क्या? और बेड पर उठ के बैठती उसकी बात टोकते हुए बोली। 1 मिनट वेट, आपको लगता है कि मैंने बाल कलर करवाए और हूर के इस वजह से ब्राउन है? उसने अरमान से पूछा था। अरमान ने सर इस बात में हिला दिया। मान, माही का कहकहा बुलंद हुआ। अरमान ने खफगी से उसे देखा। आपको इतना नहीं पता कि वालिदैन से बच्चों में खसूसियत सिर्फ जीन्स के जरिए मुंतकिल होती हैं? मतलब अगर मैंने करवाया भी हो तो ज़रूरी नहीं कि हूर के बालों का कलर भी वही हो। आपने बायो में जेन्स का लॉ नहीं पढ़ा? वो अरमान की बात की वजाहत करते हुए हंसी जा रही थी। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था, अरमान ने खफगी से उसे देखते हुए कहा। माही फिर हंसी थी। फिर भी मान, ये कॉमन सी बात है, आपको पता नहीं? वह मशहूर बिजनेस टाइकून को इतना नहीं पता? वो खिलखिलाती हुई अरमान का मजाक उड़ा रही थी और अरमान उसकी हंसी के सहर में जकड़ गया। वो हंसती बहुत प्यारी लगती थी, या शायद अरमान को लगता था। ओके सॉरी, माही ने हाथ उठा के उसके घूरने पर सॉरी कहा, लेकिन फिर भी उससे जब्त नहीं हो रहा था। अच्छा चलो, मैं तुमसे मैथ्स का कोई सवाल पूछता हूँ। बज़ाहिर संजीदगी से आंखों में भरपूर शरारत लिए अरमान माही से मुखातिब हुआ। माही की हंसी को यकदम ब्रेक लगी। बिल्कुल नहीं, मुझे नींद आ रही है, वो खफकी से कहती हुई जल्दी से अरमान की तरफ करवट लेके आंखें मूंद गई। इस बार अरमान का कहकहा पूरे कमरे में गूंजा था। वो जानता था माही की कमज़ोरी है मैथ्स। उसे अगर कोई सब्जेक्ट जहर लगता था तो वो मैथ ही था। अरमान ने भी अपना बदला पूरा कर लिया था। वो भी हंसता सोने के लिए लेट गया। घर तक आने तक आहिल ने नूर की तरफ नहीं देखा और जब उसने गाड़ी पोर्च में रोकी तो फ्रंट सीट की तरफ देखा। मिनाल के साथ नूर भी सो चुकी थी। गर्दन आहिल की तरफ ढलकी हुई थी और मिनाल नूर को उसकी गोद में हक किए सोए हुए थी। आहिल ने पीछे अपने लाडलों को देखा, वो दोनों भी सो चुके थे। आहिल ने लंबा सांस खारिज किया और मोबाइल निकाल के शायान को कॉल मिलाई। कॉल करने के बाद वो कार का दरवाज़ा खोल के बाहर आया, तब तक शायान भी आ चुका था। अरसिम को शायान ने उठाया और आहिल ने अमार को। आहिल ने उन दोनों को उनके कमरे में लिटाया। कंबल अच्छे तरीके से सेट करके लाइट ऑफ करता फिर पोर्च की तरफ बढ़ा, जहां से शायान मुस्कुराता मिनाल को उठाया आ रहा था। आहिल ने उसके मुस्कुराने पर उसे घूरा। उसके घूरने पर शायान ने मुस्कुराते अपनी आंख दबाई और आहिल के पास से गुजर के मिनाल को उनके कमरे में लिटाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसकी आंख दबाने पर आहिल ने खड़े होकर गर्दन मोड़ के उसे घूरा, लेकिन वो बेनियाजी से मिनाल को लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गया था। आहिल पोर्च तक आया। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल के नूर को देखा, जो अभी भी घोड़े गधे बेच के सो रही थी। आहिल का सुकून पर बात करके वो खुद कितने सुकून से सो रही थी। आहिल ने नरमी से उसे बाजुओं में उठाया। नर्मोगदाज नूर का वजूद जैसे ही उसने उठाया वो हल्का सा किसमिसाई और आहिल की गर्दन में बाजू डाल लिए। आहिल उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर की तरफ बढ़ते उसने दिल से दुआ की थी कि कोई उसे देख ना ले, लेकिन जैसे ही वो नूर को लिए लाउंज से गुजरने लगा, सामने से मिसेस जहांजेब पानी का जग लिए आ रही थी। आहिल के कदमों को एकदम ब्रेक लगी। उन्होंने आहिल को देख के अपनी मुस्कुराहट दबाई और उसके पास से नजरें नीचे किए आगे चली गई। आहिल को ढेरों शर्म आई। वो कानों तक सुर्ख हुआ। उसको सिर्फ शर्माते देख कोई भी मुटियार मर सकती थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा और नूर को एहतियात से बेड पर लिटाया। वो अपने ऑफिस में केबिन से निकलने लगा था जब शायान हवास पाकता उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। आहिल ने अचंभे से उसे देखा। भाई, शायान ने दर्द भरे लहजे में उसको पुकारा। आहिल को गड़बड़ का एहसास हुआ। खुदा का वास्ता है शायान, कोई अच्छी खबर सुनाना। आहिल ने उसके बोलने से पहले ही उसे वार्न किया था। इससे पहले कि वो बोलता, अरमान अहमद भी उजलत में आहिल के ऑफिस में दाखिल हुआ। अब तुझे क्या हुआ? आहिल ने किसी खदशे के तहत अरमान से पूछा। वो अरमान को समझ नहीं आई वो कैसे बताए। पहले मैं बताता हूँ। शायान ने उनको देख के सीने पर हाथ रखते गोया खुद को महफूज करना चाहा। बोल भी लो तुम दोनों। आहिल से सब्र ना हुआ।
शामिर की कॉल आई थी। आहिल और अरमान को देखते शायान बोला, मुझे भी साद की कॉल आई थी। अरमान भी फटाफट बोला। तो आहिल को परेशानी की वजह समझ नहीं आई। सालियां पाकिस्तान आ रही हैं। दोनों ने मिलकर ये बुरी खबर आहिल को सुनाई तो आहिल गिरते गिरते बचा। उसने सहारा लेने के लिए दीवार टटोली मगर कोई दीवार करीब नहीं थी। सारी, आहिल ने आखिरी उम्मीद में पूछा। साद कह रहा था निशा भाभी आ रही हैं, अरमान ने बताया। और शामिर कह रहा था अर्श भाभी। शायान ने भी अपना हिस्सा डाला। मतलब वो सातों इकट्ठी हो रही हैं? आहिल ने सदमे से चूर लहजे में पूछा तो अरमान और शायान ने जोर जोर से सर हिलाए। मतलब हमारे बुरे दिन आ रहे हैं। आहिल के कहने पे शायान और अरमान ने बेचारी नज़रों से आहिल को देखा।